नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, मेरे साथ हैं समीर। देखिए, बुलेटिन की शुरुआत कोलकाता गैंग रेप की खबर से करते हैं। लॉ कॉलेज की फर्स्ट ईयर की छात्रा से कोलकाता में 3 लोगों ने रेप किया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी लॉ कॉलेज के मौजूदा और पूर्व छात्र हैं। 25 जून की शाम 7:30 बजे से रात 10 बजे के बीच की ये वारदात बताई जा रही है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस ने पीड़िता का बयान भी दर्ज किया है। पश्चिम बंगाल में एक कॉलेज छात्रा से गैंगरेप का मामला सामने आया है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना के बाद अब दक्षिण कोलकाता के कस्बा लॉ कॉलेज की एक छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म की खबर है। कस्बा पुलिस ने गैंगरेप में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए 3 आरोपियों में 2 कॉलेज के वर्तमान छात्र हैं और 1 कॉलेज का पूर्व छात्र है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहाँ कोर्ट ने सभी आरोपियों को 1 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आरोपियों में मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी शामिल हैं। इन तीनों आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया। आरोपी प्रमित मुखर्जी के पास से एक मोबाइल भी जब्त किया गया है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये घटना कॉलेज बिल्डिंग के अंदर ही हुई। पीड़िता का प्रारंभिक मेडिकल परीक्षण कराया गया है और कई गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं। गैंगरेप की घटना 25 जून को हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि कस्बा लॉ कॉलेज के अंदर आरोपियों ने उसके साथ गैंगरेप किया। पीड़िता की शिकायत पर कस्बा पुलिस ने गुरुवार को तीनों को गिरफ्तार कर लिया। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड के कई जिलों में लगातार भारी बारिश हो रही है। लोहरदगा में पानी का विकराल रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ पानी का उफान, दूसरी तरफ बाइक सवार की खतरे में जान। देखिए ये तस्वीरें। तेज बहाव के बीच ये बाइक सवार सड़क पार करने की कोशिश कर रहा है। इसे बाइक सवार की लापरवाही भी नहीं कहेंगे, क्योंकि जहां पानी का बहाव नजर आ रहा है वहां पुल है। पानी ने इस कदर विकराल रूप धारण कर लिया कि पुल का कोई अता पता नहीं चल पा रहा है। पानी पुल और सड़क के ऊपर से बह रहा है। दरअसल बाइक सवार ये शख्स रांची लोहरदगा NH 143 AG पर भोक्ता नदी के पुल को पार करने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान वह बाइक समेत बहता चला गया और पुल के किनारे फंस गया। मुश्किल में फंसे बाइक सवार ने शोर मचाया तो आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और जान जोखिम में डालकर इस शख्स को बचा लिया। बाइक सवार राज प्रकाश प्रसाद रांची से लोहरदगा लौट रहे थे। दरअसल लोहरदगा और आसपास के इलाकों में लगातार भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से सभी नदियां उफान पर हैं। ऐसे में प्रशासन की तरफ से अपील की गई है कि जरूरी ना हो तो नदी किनारे जाने से लोग बचें। पब्लिक से ये भी आग्रह होगा कि ऐसे जगह जहाँ पे लग रहा हो कि पानी का बहाव या जोरिया हो और बारिश हो रही लगातार, तो उन जगह पे जाने से बचें। और पहाड़ी से लगातार गिर रहे मलबा पत्थर के कारण केदारनाथ यात्रा प्रभावित हो रही है। परेशानी के बीच सोनप्रयाग पुलिस का वीडियो सामने आया है, जिसमें श्रद्धालुओं का रेस्क्यू किया जा रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा प्रभावित हो रही है। सोनप्रयाग शटल पुल और मुनकटिया के पास स्लाइडिंग जोन में रास्ते पर लगातार मलबा और पत्थर गिरने से यात्रियों की आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई है। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर भी सामने आई है। देखिए कैसे पुलिस बल की देखरेख में पूरे उत्साह और जोश के साथ श्रद्धालु दौड़ते हुए केदार धाम की तरफ बढ़ रहे हैं। इस दौरान पुलिसकर्मी लगातार सीटी बजाकर यात्रियों का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं। पुलिस की तरफ से पैनी नजर भी रखी जा रही है ताकि यात्रा में कोई बाधा न पहुँचे, कोई अनहोनी न हो। गौरीकुंड से बाबा केदारनाथ धाम तक का लगभग 24 किलोमीटर लंबा दुर्गम पैदल ट्रैक तय कर श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन को पहुंच रहे हैं। खराब मौसम और रास्ते में आ रहे मलबे के बावजूद श्रद्धालुओं की आस्था की डोर अडिग है। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे तक बारिश की चेतावनी जारी की है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि अगर बारिश हुई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। ऐसे में श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे मौसम विभाग के पूर्वानुमान पर नजर बनाए रखें। और अब खबर महाराष्ट्र की, जहां वर्धा जिले में 3 स्कूली छात्र नदी में अचानक आए उफान में फंस गए। कैसे तीनों छात्रों को निकाला गया, उनकी जान बचाई गई, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र के वर्धा जिले की ये तस्वीरें काफी डरावनी हैं। एक छोटी सी गलती काफी बड़ी घटना को अंजाम दे सकता था। देखिए कैसे तेज बहाव के बीच इन बच्चों को रस्सी के सहारे रेस्क्यू किया जा रहा है। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए SDRF की टीम ने एड़ी छोटी का जोर लगा दिया। तेज बहाव के बीच ये रेस्क्यू कितना मुश्किल था, इसका अंदाजा तस्वीरों से लगाया जा सकता है। घटना देवली तालुका के डिगडोह गांव की है।
यहाँ नागजारी गांव के रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र भाविश कांप से और उसके 2 साथी स्कूल से लौटते वक्त नदी पार कर रहे थे। तेज बारिश और यशोदा नदी पर बन रहे अधूरे पुल के कारण पानी काफी ज्यादा हो गया। नदी में तेज बहाव देख तीनों छात्र एक ऊंचे श्मशान घाट के शेड पर चढ़ गए और लोगों से मदद मांगी। स्थानीय प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एसडीआरएफ को बुलाया। रस्सियों की मदद से एक कठिन रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और तीनों बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा में श्रद्धालुओं को मुश्किल हो रही है। केदारनाथ धाम के रास्ते पर कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से यात्री जहां तहां फंस गए। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में जोरदार बारिश हो रही है। बारिश के कारण 4 धाम यात्रा भी प्रभावित हो रही है। सबसे ज्यादा असर केदारनाथ यात्रा पर देखने को मिल रहा है। रुद्रप्रयाग जिले में बीते 3 दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तेज बारिश के कारण केदारनाथ यात्रा का मुख्य पड़ाव सोनप्रयाग मुनकटिया मार्ग भी भूस्खलन के कारण कई स्थानों पर अवरुद्ध हो गया है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे जहां तहां यात्री फंसे हुए हैं। जेसीबी मशीनों से रास्ते को साफ किया जा रहा है ताकि रास्ते में फंसे श्रद्धालु आगे बढ़ सके। वहीं प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए केदारनाथ जाने वाले सभी यात्रियों को सोनप्रयाग में ही रोक दिया है। साथ ही प्रशासन ने केदारनाथ से नीचे लौट रहे यात्रियों के सुरक्षित रेस्क्यू के लिए भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और डीडीआरएफ की टीमें तत्काल मौके पर रवाना की है। रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार 26 जून को सुबह 11 बजे तक कुल 1269 यात्रियों को सुरक्षित सोनप्रयाग पहुंचाया जा चुका है, जिनमें 833 पुरुष और 436 महिला श्रद्धालु शामिल हैं। और महाराष्ट्र के कई जिलों में तेज बारिश का दौर जारी है। कोल्हापुर में एक कार सवार तेज पानी के बीच फंस गया। इसके बाद क्या हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। तस्वीरें महाराष्ट्र के कोल्हापुर की हैं, जहां पंचगंगा नदी में ये कार फंस गई। कार सवार नदी पार कर रहा था, लेकिन अचानक पंचगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि कार सवार के पास निकलने का मौका नहीं बचा। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। घटना शिंगणापुर हनुमंतवाड़ी मार्ग की है। 1 घंटे की कोशिश के बाद कार सवार को बाहर निकालने में कामयाबी मिली। घटना के बाद पुलिस ने अलर्ट जारी किया है कि बारिश के दौरान कोई पंचगंगा नदी को पार करने की कोशिश न करे। दरअसल पंचगंगा नदी में कई छोटे छोटे नालों का पानी गिरता है, जिसकी वजह से नदी में अचानक उफान देखने को मिलता है। यही वजह है कि यहाँ हादसा का खतरा बना रहता है। अगर देखें तो इस कार चालक ने भी लापरवाही की थी और पानी के बीच नदी पार करने की कोशिश की। लापरवाही के कारण इनकी जान खतरे में पड़ गई। अगर फायर ब्रिगेड की टीम वक्त पर मौके पर नहीं पहुंचती तो फिर बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत रही कि समय रहते कार सवार शख्स को बाहर निकाल लिया गया। और महाराष्ट्र के वाशिम में भी बारिश मुसीबत बनकर बरसी है। तेज बहाव में 2 किसान फंस गए, बड़ी मुश्किल से उनको बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन का ये वीडियो महाराष्ट्र के वाशिम का है, जहां खेत में काम करने वाले 2 किसान बाढ़ में फंस गए। कल अचानक तेज बारिश की वजह से पैनगंगा नदी में बाढ़ आ गई। उसके बाद किसान अक्षय अंबोरे और मदन मोरे दोपहर से ही बाढ़ में फंसे रहे, जिन्हें प्रशासन ने रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि दोनों किसान खेत में काम करने गए थे, तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो गई और पैनगंगा नदी में बाढ़ का पानी तेजी से फैल गया। खतरा भांपते हुए दोनों किसान खेत के बीच मौजूद एक पेड़ पर चढ़ गए और वहीं घंटों फंसे रह गए। पानी ज्यादा होने की वजह से किसी ने हिम्मत नहीं की। लोगों ने इस घटना के बारे में प्रशासन को जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही प्रशासन के अधिकारी बचाव दल की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। संत गाड़गे बाबा रेस्क्यू टीम पिंजर की मदद से तत्काल बचाव कार्य शुरू किया गया। नाव की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद बचाव दल की टीम ने अक्षय अंभोरे और मदन सुरक्षित निकाल लिया गया। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में तेज बारिश हो रही है। और जम्मू कश्मीर के कठुआ में बाढ़ से भारी तबाही मची है। बाढ़ के बीच नदी में फंसे 2 लोगों का रेस्क्यू किया गया। कठुआ के हीरानगर के खंदवाल कोटपुन्नू इलाके में ये लोग दरिया में मछली पकड़ने गए थे। दरिया में मछली पकड़ने के दौरान 2 लोग बाढ़ में फंस गए, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। तेज बहाव के बीच ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी मुश्किल था, लेकिन 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दोनों लोगों को दरिया से निकाला गया। इस दौरान कश्ती का इस्तेमाल किया गया। दोनों व्यक्ति स्थानीय थे, जिनकी पहचान सुशील कुमार और बलदेव राज के रूप में हुई है। सर हमें 8:15 पे सुबह मैसेज आया पीसीआर से कि ऐसे ऐसे
इस जिमराल गांव में 2 आदमी जो है वो दरिया के सेंटर में फंसे हुए हैं। और हमारी टीम जो तैयार बतार रहती है और वहाँ पहुँचे और कम से कम 2-3 घंटे की मुशक्क़त के बाद, काफ़ी मुशक्क़त के बाद हमने इन 2 आदमियों को बाहर निकाला है। दरअसल मानसून की दस्तक के साथ ही कठुआ जिले में नदी नाले उफान पर आने लगे हैं। बुधवार रात से ही इस इलाके में भारी बारिश दर्ज की गई है, जिससे उज्ज दरिया में पानी का बहाव 1 लाख क्यूसेक से अधिक दर्ज किया गया है। और जम्मू कश्मीर के रामबन में भारी बारिश के बाद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं, जहां भारी बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जलस्तर बढ़ने से बगलिहार जल विद्युत परियोजना ओवरफ्लो हो गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। उनका कहना है कि वो हर तरह से हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक कि डोडा किश्तवाड़ रामबन का ताल्लुक है, हम लोग जो भी ये थ्रेट है, इन थ्रेट्स को टैकल करने के लिए बढ़िया से स्ट्रेटेजी लगा के आगे बढ़ रहे हैं। और जहाँ तक हम देखते हैं, थ्रेट कोई इतना भी जिसको हम कहें कि बहुत ही डिफिकल्ट वगैरह ऐसा कुछ जो हमें नहीं लगता है। जिस तरह की स्ट्रेटेजी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगाई है, वी विल डील विद इट इफेक्टिवली। प्रशासन के आश्वासन के बावजूद चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ने से आसपास के इलाकों में लोग डरे हुए हैं। पिछले महीने भी रामबन समेत जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश हुई थी, जिसके बाद डैम का जलस्तर तेजी से बढ़ गया था, जिसके बाद डैम के दरवाजे खोलने पड़े थे। बगलिहार बांध के साथ ही सलाल बांध के भी गेट खोलने पड़े थे। और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से कई इलाके प्रभावित हुए हैं। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद तबाही और बर्बादी की तस्वीरें सामने आई। दरकते पहाड़ और नीचे गिरते पत्थर और मलबा तस्वीरें डरा देने वाली है। देख सकते हैं कि किस रफ्तार से पानी नीचे आ रहा है। पहाड़ों से आने वाले मलबे से कई घरों को नुकसान पहुंचा है। इलाके के पिंजरारी नाला रोड इलाके में गुरुवार को बादल फटा। लैंडस्लाइड की वजह से सड़क बाधित हो गई है, जिस वजह से वाहनों की आवाजाही बंद हो गई। रोड क्लियर होने तक ट्रैफिक व्यवस्था को रोक दिया गया है। हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि जहां पर बादल फटा वहां का मुआयना किया जा रहा है। जम्मू में भी तवी नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे आसपास के इलाकों को अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने जम्मू और श्रीनगर में 3 दिन का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। डोडा जिले में चिनाब नदी के आसपास जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। और चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए हैं। नए सिरे से वोटर लिस्ट क्यों बन रही है, ये पूछा है तेजस्वी यादव ने। इलेक्शन कमीशन की प्रक्रिया में साजिश लग रही है, तेजस्वी ये कहते हुए गरीबों से वोट के अधिकार छीनने की कोशिश। बीजेपी का तेजस्वी यादव पर पलटवार। तेजस्वी को पता है कि वो चुनाव हार रहे हैं, ये कहा है बीजेपी के नेता विजय सिन्हा ने। हमारा स्पष्ट मत है, ये सारा खेल चुनाव से पहले मतदाताओं की छटाई करके सत्ताधारी दल को फायदा पहुंचाने के लिए ये काम जो है किया जा रहा है। ये 25 दिन में कैसे होगा? जो पिछले बार आखिरी बार हुआ था तो 2 वर्ष लग गए थे। और सवाल उठता है कि केवल बिहार में ही क्यों और देश भर में क्यों नहीं हो रहा? वोट का अधिकार छीन रहे। राहुल गांधी तेजस्वी यादव जी संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक संस्था का अपमान करते हैं, उसके बारे में भ्रम का वातावरण बनाते हैं। इनको संविधान में विश्वास नहीं है। संविधान की किताब लेकर के लोगों को बरगलाने का खेल खेलते हैं। क्यों घबराहट है? ये ममता बनर्जी के स्वभाव और संस्कार से पूरी तरह से ग्रसित हैं। चुनाव आयोग पारदर्शिता स्वच्छता के साथ वोटर का पहचान करना चाह रहा है, इसमें बेचैनी क्यों है इनको? और वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कहा है कि चुनाव आयोग के जरिए बीजेपी साजिश रच रही है। साजिश से सावधान रहने की जरूरत है। यूपी उपचुनाव में भी धांधली हुई थी, ये कहा है अखिलेश यादव। भारतीय जनता पार्टी पीछे के दरवाजे से कुछ भी कर सकती है और पीछे ही पीछे किसी से भी हाथ मिला सकती है। जब 18,000 वोट 2019 में जो थे और 2022 में जिनको डिलीट कर दिया गया था, और उसको हम लोगों ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उन लोगों के नाम डिलीट कर दिए जिन्होंने 2019 में वोट डाले थे, 2022 में वोट नहीं डाल पाए।
उस पर उन्होंने नोटिस दिया था समाजवादी पार्टी को। हम लोगों ने बाकायदा 18,000 एफिडेविट दिए थे ऐसे लोगों के जो 19 में वोट डाले थे, 22 में उनका डिलीट हो गया था वोट। उसका जवाब आज तक नहीं दिया और न किसी आरोप पे कार्रवाई हुई है। तो अगर ममता जी कुछ कह रही है मुख्यमंत्री, इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी कोई साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए साजिश षड्यंत्र से सावधान रहना पड़ेगा। और महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाने का मुद्दा गर्मा गया है। इस मुद्दे पर उद्धव और राज ठाकरे मिलकर आंदोलन करेंगे। संजय राउत ने बताया कि प्राथमिक स्कूलों में हिंदी थोपने का विरोध किया जाएगा। महाराष्ट्र के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य बनाए जाने का विरोध जारी है। इस मुद्दे पर उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे अब एक साथ आ गए हैं। शिवसेना नेता उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र के प्राइमरी स्कूलों में किसी भी सूरत में जबरन हिंदी थोपने नहीं देंगे। इस विषय पर राज ठाकरे ने एक स्टैंड लिया है। मामले में उद्धव ठाकरे का भी यही स्टैंड है। एक तिसरी भाषा हिंदीच्या नावानं लादली जाते, हे ओझं आमच्या मुलांना पेलवणार नाही, अशा सर्व भाषा तज्ञांचं मत आहे। फक्त महाराष्ट्रात नाही तर या देशातल्या अनेक राज्यातून ही भूमिका आहे। फक्त हिंदीला विरोध आहे म्हणून आमची भूमिका नाही आहे। आमचा हिंदीला विरोध नाही आहे भाषा म्हणून, पण शालेय शिक्षणामध्ये अशा प्रकारे तुम्हाला महाराष्ट्रात जबरदस्ती करता येणार नाही। खास करून मराठी भाषेच्या विकासासाठी काम करणाऱ्या संस्थांनी राज ठाकरे यांची भेट घेतली असेल, उद्धव ठाकरे यांना इथे भेटलेले आहे। तो महाराष्ट्र में हिंदी भाषा की अनिवार्यता को लेकर राजनीति जारी है। इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सरकार की पहल का समर्थन किया है। स्कूलों में हिंदी भाषा को अनिवार्य करने की महाराष्ट्र सरकार की पहल पर राज्य की सियासत गर्मा गई है। इस मुद्दे पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि चौथी कक्षा के आगे हिंदी अनिवार्य भाषा होनी चाहिए। मला काही याच्यात वाद दिसत नाही। माझ्या मते फक्त सरकारने पहिली से चौथी इसे हस्त करू नये। इस मसले पर बीजेपी का क्या कहना है, सुनिए। ये तीसरी भाषा इस नाते सख्ती की मैंडेटरी नहीं है। इसमें गैर समझ, अफवाहें न फैलाएं। चौथी बात, तीसरी भाषा का सूत्र ये महाराष्ट्र ने, राज्य सरकार ने अपनाया है। पांचवी बात, तीसरी भाषा के सूत्र में ऑप्शनल ऐच्छिक स्टूडेंट्स के लिए जितनी भाषाएं हैं उसमें हिंदी एक होगी, ये हमारा कहना स्पष्ट है। और एमपी के रतलाम में आज इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हो रहा है, लेकिन इससे पहले यहां सीएम की सुरक्षा से जुड़ा एक लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया। सीएम काफिले की 19 गाड़ियों के अचानक बंद होने को लेकर प्रशासन ने पेट्रोल पंप पर एक्शन लिया है। रतलाम में सीएम मोहन यादव के काफिले की गाड़ियों का ये हाल देखिए। किसी गाड़ी को ठीक किया जा रहा है तो किसी गाड़ी को धक्का दिया जा रहा है। ऐसा हाल सीएम के काफिले में शामिल किसी एक गाड़ी का नहीं है, बल्कि कुल 19 गाड़ियां हिचकोले खाकर हाईवे पर बंद पड़ गईं। पहले तो मामला तकनीकी खराबी का लगा, लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि इन गाड़ियों में भरे गए डीजल में पानी मिला था। समस्या सर यही कि जब गाड़ियां यहाँ पे आ चुकी थी, डीजल गाड़ियों में डल चुका था, पंप वाले को इतनी तो जानकारी होती है कि मेरे डीजल में, फ्यूल में जो भी समस्या आ रही है, पानी मिस्टेक हो रहा है, लीकेज होकर उसमें जो मिक्स हुआ है, तो वो चाहते तो हमें बता सकते थे, लेकिन अगर उन्होंने नहीं बताया तो ये गलती सरासर इनकी है। जब ये घटना हुई, सीएम मोहन यादव अपने काफिले के साथ नहीं थे, लेकिन फिर भी मामला सुरक्षा में चूक का है, इसलिए प्रशासन में हड़कंप मच गया। तुरंत जांच और कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। सभी गाड़ियों में रतलाम के डोसी गांव के पास पेट्रोल पंप से डीजल भरवाया गया था। प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप को सील कर दिया। और यूपी में कथावाचक विवाद पर सियासत जारी है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर विभाजन की राजनीति करने का आरोप लगाया। इस पर सीएम योगी ने भी पलटवार किया है। सरकार के ये आंकड़े बताते हैं कि दलितों पर सबसे ज्यादा अगर कहीं पर अन्याय हो रहा है तो वो उत्तर प्रदेश में हो रहा है। पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, नेगेटिव लोगों को कभी स्वीकार नहीं हो सकती है। ये पीडीए हमारी पॉजिटिव पॉलिटिक्स है, डेवलपमेंट की पॉलिटिक्स है, आगे की सोच को आगे बढ़ाने की सोच है। इसलिए
ये नकारात्मक लोग, नेगेटिव लोग कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते पीडीए की ताकत को। 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। और इटावा में कथावाचक विवाद अब भी थमता नहीं दिख रहा है। कल के हंगामे और बवाल के बाद 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोहे की सीखचों में कैद इन लोगों को इटावा में प्रदर्शन और तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस ने इसका वीडियो जारी किया है। इनमें मुख्य आरोपी गगन यादव समेत 19 लोग शामिल हैं। गगन यादव की गाड़ी के अलावा 13 वाहनों को भी सीज किया गया। गुरुवार को बकेवर थाने के बाहर कथावाचकों के समर्थकों ने उग्र प्रदर्शन किया था। पुलिस को इन पर काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने हवाई फायरिंग भी की। कल लगभग 3 घंटे तक चले हंगामे से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रही। पुलिस ने इससे पहले दोनों कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत यादव पर जाति छिपाने और फर्जी आधार कार्ड बनवाने को लेकर केस दर्ज किया है। भागोगे तो और आएंगे। आपको बता दें कि इटावा में 21 जून को कथावाचकों मुकुटमणि यादव और संत कुमार यादव के साथ बदसलूकी हुई थी। इस विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी भी योगी सरकार पर हमलावर है। और यूपी के लखनऊ में पुलिस ने असलहों और वन्य जीवों की तस्करी के नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। एक आरोपी को गिरफ्तार कर जब पुलिस ने उसके ठिकाने पर रेड की तो उसके भी होश उड़ गए। लखनऊ के थाना मलिहाबाद पुलिस की गिरफ्त में आया ये वही बुजुर्ग आरोपी है जिसे वन्य जीवों की खाल और अवैध हथियारों की तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है। सलाउद्दीन उर्फ लाला के ठिकाने से पुलिस ने रेड कर भारी संख्या में अवैध हथियार, जिंदा कारतूस और जंगली जानवरों की खाल बरामद की है। पुलिस की छापामारी में मिले ये वही हथियार हैं जिसे सलाउद्दीन ने अपने घर पर खुद ही तैयार किया था। मलिहाबाद थाना प्रभारी और रहीमाबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर इस आरोपी को तब पकड़ा जब ये हथियारों की डिलीवरी के लिए मिर्जागंज तिराहा पहुंचा था। पुलिस टीम से छापामारी के दौरान आरोपी सलाउद्दीन के घर से 300 से ज्यादा 12 बोर और 315 बोर के कारतूस, 3 पिस्टल, 2 देशी तमंचा, एयर राइफल, कई अर्धनिर्मित असलहे और मशीन गन, बारूद और हथियार बनाने वाले उपकरण बरामद किए। पुलिस और एसटीएफ की शुरुआती जांच में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि सलाउद्दीन का अवैध हथियारों का कारोबार किसी बड़े नेटवर्क या आतंकी संगठन से जुड़ा हो सकता है। पुलिस अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि ये हथियार कहां सप्लाई किए जाने थे और इस नेटवर्क में और कौन शामिल हैं। और भारत के खिलाफ पाकिस्तान की एक बड़ी साजिश सामने आई है। तबाह हुए आतंकी लॉन्चिंग पैड फिर तैयार हो रहे हैं। आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर भी तैयार किए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में तबाह हुए थे ये लॉन्चिंग पैड। पाकिस्तान की सरकार और आईएसआई और सेना के सहयोग से ये लॉन्चिंग पैड तैयार किए जा रहे हैं। पीओके के जंगली इलाकों में हाईटेक लॉन्चिंग पैड बनाए जा रहे हैं। और दोबारा कैंप बनाने को लेकर बहावलपुर की मीटिंग में हुआ था फैसला। जैश, लश्कर, टीआरएफ, हिजबुल के आतंकी इसमें शामिल थे। मीटिंग में आईएसआई के अफसरों ने भी शिरकत की। ऐसे कैंप बनाने का फैसला जिन पर भारतीय एजेंसियों की निगरानी न हो सके। कोशिश यही है, भारतीय खुफिया एजेंसियों के पास इसकी पूरी जानकारी मौजूद है। तो देखिए, पीओके में जो आतंकियों के लॉन्च पैड बर्बाद किए गए ऑपरेशन के दौरान, उन्हें अब कैसे फिर से तैयार करने की कोशिश की जा रही है। ये आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में जो आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए गए थे, बर्बाद कर दिए गए थे, अब उन्हें आईएसआई और आतंकी संगठनों की मदद से फिर से तैयार किया जा रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। यानी जितेंद्र, इसका मतलब सीधे सीधे यही है, आप कितने भी ऑपरेशन कर लीजिए, आतंकियों का खात्मा कर लीजिए, लेकिन पाकिस्तान अपनी सरजमीन पर हर मुमकिन कोशिश करेगा इन आतंकियों को पालने पोसने की।
जी बिल्कुल, और देखिए इसके जीता जागता सबूत ये है कि जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया भारत की तरफ से, तमाम बॉर्डर के इलाके में या फिर कहें पाकिस्तान के अंदर जितने भी लॉन्चिंग पैड थे, आतंकियों के जितने भी ट्रेनिंग कैंप थे, सभी को पूरे तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया। और उसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से कोशिश की जा रही है, फिर से बाकायदा बहावलपुर में ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक मीटिंग रखी गई, जिसमें हिजबुल, TRS, लश्कर, इसके अलावा हुजी, तमाम आतंकी संगठन के कमांडर वहां पर मौजूद थे। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना और साथ ही ISI जो कि खुफिया एजेंसी है पाकिस्तान की, उसके तमाम आला अधिकारियों ने इस मीटिंग के अंदर शिरकत की। और वहां पर फैसला ये लिया गया कि तकरीबन 200 के करीब जो ट्रेनिंग कैंप है वो न सिर्फ POK बल्कि आगे तक यानी कराची, लाहौर, इन तमाम जगहों पर जो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उनके आसपास, उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में ये खोले जाए, वहां पर ट्रेनिंग दी जाए। और खास बात ये कि इस बार जो ट्रेनिंग कैंप और साथ में जो लॉन्चिंग पैड तैयार किए जा रहे हैं उसमें खास ध्यान ये रखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो लगातार भारतीय खुफिया एजेंसियों का सर्विलांस वहां पर रहता था उसको कम किया जा सके, उसको पूरे तरीके से रोका जा सके। और यही वजह है कि इस तरीके के जो ट्रेनिंग कैंप है उनकी जो जिम्मेदारी है बनाने की, वो वहां की पाकिस्तानी सेना को दी गई है। और साथ ही जो स्पेशल गार्ड है पाकिस्तानी सेना के, उनको जिम्मेदारी उस लॉन्चिंग पैड की और साथ ही ट्रेनिंग कैंप की सुरक्षा और निगरानी करने की दी गई है। तो कहा जा सकता है कि एक बार फिर पाकिस्तान की तरफ से नापाक कोशिश की जा रही है दोबारा से आतंकियों को इकट्ठा करके एक लॉन्च पैड पर, एक आतंकी कैंप के अंदर, और फिर उसके बाद उनको ट्रेन किया जाए। और खास बात इस बार ये भी है कि कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो ट्रेनिंग कैंप है उनकी संख्या बढ़ाई जाए, लेकिन ट्रेनिंग कैंप के अंदर जो आतंकी थे, जो जिहादी थे, उनकी संख्या कम रखी जाए। यानी कि ट्रेनिंग कैंप ज्यादा होंगे, संख्या आतंकियों की उसके अंदर कम होगी। तो इस तरीके की साजिश इस बार तैयार की गई है कि अगर भारत कोई भी रिटेलिएट करता है तो ऐसे में कम आतंकियों की मौत हो। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए। तो पंजाब के बटाला में 2 गैंगस्टर्स के बीच गैंग वॉर शुरू हो गई है। फायरिंग में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और एक युवक की मौत हो गई। कार पर फायरिंग की ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। CCTV में रिकॉर्ड ये तस्वीरें पंजाब के बाटला की हैं। वीडियो में देख सकते हैं कि गुरुवार की रात 9:07 का वक्त होता है, जिसके बाद 2 बदमाश बाइक से आते हैं और कार पर काफी नजदीक से दनादन 3 फायर करते हैं। फायरिंग की ये घटना कादिया रोड की बताई जाती है। वारदात में कार सवार गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां हरजीत कौर और एक युवक करणवीर सिंह की मौत हो गई। हत्या की वारदात के बाद अपराधी फरार हो गए। वारदात के बाद मारे गए युवक करणवीर के पिता पहुंचे। उन्होंने किसी पर शक जाहिर नहीं किया है, लेकिन अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इधर पंजाब के बटाला में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां और उसके साथ एक युवक की हत्या की जिम्मेदारी देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप ने ली है। हरियाणा के 2 कुख्यात गैंगस्टरों प्रभु दासूवाल और कौशल चौधरी के नाम से सोशल मीडिया पर ये पोस्ट की गई है। ये दोनों ही बम्बिहा गैंग से जुड़े हुए हैं। इस घटना के बाद पंजाब में गैंगवार की आशंका बढ़ गई है। पुलिस ने हत्या के कारणों की पुष्टि नहीं की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और पंजाब के बटाला में गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या के बाद गैंगवॉर की आशंका बढ़ गई है। देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप से अदावत को लेकर पुलिस भी अलर्ट है। पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में एक हैरान कर देने वाली वारदात सामने आई, जहां पर सरेआम एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पहुंची और जब तफ्तीश शुरू की तो महिला की पहचान जग्गू भगवानपुरिया, जो कि एक गैंगस्टर है, उसकी मां के रूप में हुई है। पुलिस ने तफ्तीश आगे बढ़ाई तो पता लगा कि करीब 3 लोगों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, लेकिन इस वारदात ने कहीं ना कहीं पंजाब में गैंगवार की आशंका को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि जग्गू भगवानपुरिया एक नामी गैंगस्टर है जिसके कनाडा में काफ़ी संपर्क है और कहीं ना कहीं कई वारदातों में ये शामिल रहा है। बताया जा रहा है कि पहले जग्गू भगवानपुरिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य था, दोस्त था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का, लेकिन सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद से ये दोनों लोग अलग हो गए थे, इनके बीच में दुश्मनी हो गई थी। लेकिन अब जिस तरह से जग्गू भगवानपुरिया की मां की हत्या हुई है तो सोशल मीडिया पे कौशल चौधरी गैंग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो कहीं ना कहीं इस पूरी वारदात ने गैंगवार की आशंका को पंजाब में बढ़ा दिया है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री अरागची से बात की है। दोनों के बीच ईरान में फंसे भारतीयों की वापसी को लेकर बात हुई है। एस जयशंकर ने भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मदद पर अरागची का धन्यवाद दिया है। एस जयशंकर ने कहा कि ईरान ने भारतीयों को निकालने में मदद की है और इसलिए उन्होंने अरागची को धन्यवाद दिया।
और आपातकाल को लेकर दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। कांग्रेस हमलावर है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि 1975 में लगाया गया आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर सबसे बड़ा आघात था। इस आपातकाल के दौरान भारत के संविधान के प्रस्तावना में, प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। सेक्युलरिज्म का शब्द भारत संविधान में नहीं था, तो इन 2 शब्दों को प्रस्तावना में जोड़ा। बाद में इसको निकालने के प्रयत्न हुआ नहीं है। चर्चा हुई, दोनों प्रकार के आर्गुमेंट्स हुए, तो क्या वो रहनी चाहिए प्रस्तावना में, ये विचार होना चाहिए। होसबाले के बयान पर कांग्रेस हमलावर है। पार्टी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर कहा है कि आरएसएस बीजेपी की विचारधारा संविधान विरोधी है। आरएसएस ने समाजवाद, पंथनिरपेक्ष शब्द हटाने की अपील की। और बिहार की राजधानी पटना से सटे मनेर में एक शिक्षक पर रेप का आरोप लगा है। आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफएसएल की टीम नाबालिग छात्रा से रेप मामले की छानबीन में लगी है। उपलों के बीच भी सुराग ढूंढ रही है। घटना स्थल से कई साक्ष्य जुटाए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है। इधर पुलिस भी मामले की छानबीन कर रही है। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना से सटे मनेर की हैं, जहां ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसकी उम्र को लेकर फिलहाल सस्पेंस बना है। ये दुष्कर्म उसके गांव के ही रहने वाले एक युवक के द्वारा की गई है, जिसको निरुद्ध किया गया है। अभी उसके उम्र का सत्यापन किया जा रहा है। वो उसको ट्यूशन पढ़ाने का काम करता था। इसी क्रम में आज अकेले पाकर उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। इस मामले का दर्दनाक पहलू ये है कि जब परिजन बच्ची को लेकर रिपोर्ट करने मनेर थाने पहुंचे, तो आरोपी के घर वालों ने थाने के गेट पर ही छात्रा के परिजनों पर हमला कर दिया, जिसके बाद थाने के पास हंगामा मच गया। पुलिस ने 4 हमलावरों को भी गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ जारी है। और यूपी के ग्रेटर नोएडा वेस्ट से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां रहने वाले एक रेजिडेंट के साथ सुरक्षा गार्ड्स और मेंटेनेंस स्टाफ ने मारपीट की। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसाइटी में मारपीट की इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे सुरक्षा गार्ड और मेंटेनेंस स्टाफ लाठी डंडे के साथ नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक लाठी डंडों से हमला कर रहे हैं। सुरक्षा गार्ड और मेंटेनेंस स्टाफ की गुंडागर्दी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल पीट ढित बिजली कटने की शिकायत लेकर मेंटेनेंस कार्यालय पहुंचा था। व्यक्ति की शिकायत पर मेंटेनेंस के लोग भड़ी डीएचए गए और सिक्योरिटी गार्ड को बुलाकर व्यक्ति की पिटाई करा दी। सुबह सोसाइटी के लोगों ने जमकर हंगामा किया, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। रेजिडेंट की तरफ से बिजली नहीं आने की शिकायत किए जाने पर मेंटेनेंस स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड की गुंडागर्दी का पूरा मामला किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़ित निवासी देर रात सोसाइटी के 6 टावरों में बिजली गुल होने की शिकायत लेकर मेंटेनेंस कार्यालय पहुंचा था। बताया जा रहा है कि ट्रांसफार्मर खराब होने के कारण कई टावरों में लाइट नहीं थी, जिससे सोसाइटी के लोगों को भारी परेशानी हो रही थी। मार क्यों रहे हो तुम लोग? और नोएडा में शादी का झांसा देकर महिला से 64 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। ये वही आरोपी है जिसने एक महिला से 64 लाख की ठगी की, वो भी शादी का झांसा देकर। अब ये पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नेहुल सुराना नाम के इस शख्स ने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। पुलिस की शुरुआती पूछताछ में नेहुल सुराना ने बताया कि वो मैट्रिमोनियल साइट और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर खुद को अविवाहित या तलाकशुदा बताकर प्रोफाइल बनाता था, फिर महिलाओं से दोस्ती करता और शादी का झांसा देकर भावनात्मक रूप से जोड़ लेता था। इसके बाद खुद को सरकारी एजेंसी का पूर्व कर्मचारी बताकर अपने परिवार की आर्थिक परेशानियों का हवाला देता था और अच्छे भविष्य का सपना दिखाकर बड़ी रकम ऐंठ लेता था। फिलहाल पुलिस साइबर सेल के जरिए आरोपी के निवेश की गई डिजिटल करेंसी और ट्रांजैक्शन की जानकारी जुटा रही है। आज युवक को गिरफ्तार किया गया है। इसने जो भी पैसा खर्च किया गया, सारी बैंक डिटेल और जो शेयर की डिटेल वो निकाली गई है। अधिकांश डिटेल्स आ गई हैं, कुछ डिटेल्स बची हैं जो जल्द ही निकाल ली। जो इसका प्रोफाइल हम लोगों ने चेक किया है और इस तरीके से ये जीवनसाथी.com या अन्य मैट्रिमोनियल साइट पे अपनी आईडी बना के डाल रहा था।
लगभग 20 से 22 लड़कियों से संपर्क में था। पाकिस्तान की चोरी छिपे की जा रही आर्थिक चालबाजियों को भारत ने एक बार फिर नाकाम कर दिया है। डीआरआई ने नवी मुंबई में रेड कर पाकिस्तान से आए 39 कंटेनर्स जब्त कर लिए। राजस्व खुफिया निदेशालय यानी डीआरआई ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत नवी मुंबई के न्हावा शेवा बंदरगाह पर पाकिस्तान से आए 39 कंटेनरों को जब्त किया। डीआरआई के मुताबिक इन अवैध कंटेनरों में 1115 मीट्रिक टन पाकिस्तानी मूल के छुहारे भरे हैं। करीब 9 करोड़ रुपए की कीमत वाले इस माल को यूएई के रास्ते भारत में तस्करी की कोशिश की जा रही थी। इस मामले में डीआरआई ने एक इंपोर्टर कंपनी के पार्टनर को भी गिरफ्तार किया है। डीआरआई ने पाकिस्तान की इस आर्थिक चालबाजी का पर्दाफाश तब किया जब पहलगाम आतंकी हमले के बाद से भारत में पाकिस्तानी माल के आयात या ट्रांजिट पर पूरी तरह प्रतिबंध है। इससे पहले ऐसे माल पर 200% सीमा शुल्क लगाया जाता था, लेकिन 2 मई से ऐसे किसी भी शिपमेंट पर रोक है। बावजूद इसके कुछ इंपोर्टर शिपिंग दस्तावेजों में हेरफेर कर और जहां से माल आ रहा है उसकी जानकारी छिपाकर डीआरआई को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। ताजा मामले में भी इंपोर्टर ने यही किया। डीआरआई के मुताबिक छुहारे से भरे इन कंटेनरों को पहले एक सेट जहाज से दुबई भेजा गया और फिर वहां से दूसरे सेट के जहाजों में इन्हें यूएई मूल का बताकर भारत भेजा गया। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में परिवार समेत हिस्सा लिया। शाह ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना की। भगवान श्री जगन्नाथ की 148वीं रथ यात्रा श्रद्धा और पारंपरिक उल्लास के साथ शुरू हो चुकी है। इस खास मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी परिवार समेत हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह जगन्नाथ मंदिर में आयोजित मंगला आरती में शामिल हुए। शाह ने परिवार समेत महाप्रभु के दर्शन कर पूजा अर्चना की और भगवान का आशीर्वाद लिया। मंदिर परिसर में अमित शाह को सम्मानित भी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, रथ यात्रा के पावन अवसर पर श्री जगन्नाथ मंदिर अहमदाबाद की मंगला आरती में शामिल होना अपने आप में दिव्य और अलौकिक अनुभव होता है। महाप्रभु की मंगला आरती में शामिल होकर दर्शन पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि महाप्रभु सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। इसके पहले अमित शाह ने देशवासियों को श्री जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर शुभकामनाएं दी। शाह ने कहा कि श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा आस्था और विश्वास का अनूठा संगम है, जो बताती है कि भक्ति, संस्कृति और विरासत को एक साथ सहेजते हुए आगे बढ़ते रहना हमारे मूल में है। और अहमदाबाद में रथ यात्रा के दौरान एक हाथी बेकाबू हो गया। इस घटना में एक शख्स घायल हो गया है। इस दौरान कुछ देर तक यात्रा बाधित रही। हाथी बेकाबू है, अफरा तफरी मची है। इसी बीच देखिए हाथी सड़क पर दौड़ लगाना शुरू कर देता है। ये तस्वीरें गुजरात के अहमदाबाद रथ यात्रा की है। रथ यात्रा के दौरान हाथी अचानक से भागने लगा। एक हाथी की हरकत के बाद देखिए साथ में चल रहे 2 और हाथी भी अजीबोगरीब हरकत करने लगे और फिर 3 बेकाबू होकर भागने लगे। इस दौरान हाथियों ने लोगों को टक्कर भी मारी। हाथी के बेतरतीब भागने के बाद पुलिस वाले भी देखिए बेबस नजर आए। लोगों के साथ आसपास खड़ी कई गाड़ियों को रौंदते हुए हाथी भागते नजर आए। महावत भी उग्र हाथियों को काबू नहीं कर पाया। हाथी को काबू करने के लिए वन विभाग की टीम को इंजेक्शन देना पड़ा। हालांकि पुलिस तुरंत एक्टिव हुई और दमकल विभाग समेत राहत और बचाव टीम को बुलाया। बताया जाता है कि बेकाबू हाथी को काबू में करने के बाद उसे बांधकर रथ यात्रा के किनारे ले जाया गया। अमरनाथ यात्रा की पूरी तैयारी कर ली गई है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। सीसीटीवी से पूरे रूट की निगरानी रखी जाएगी। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है। यात्रा के लिए लाखों श्रद्धालुओं ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। यात्रा के दौरान किसी तरह की बाधा न हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने भी पूरी तैयारी की है। जम्मू संभाग में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा के लिए 180 कंपनियों को डिप्लॉय किया गया है ताकि कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके। तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। देखिए, इसके लिए मल्टी टीयर सिक्योरिटी का अरेंजमेंट किया गया है। हम लखनपुर से लेकर के बनिहाल तक जो भी रोड स्ट्रेच है, जितने भी लॉजमेंट सेंटर्स हैं, जितने भी ट्रांजिट कैंप्स हैं, जितने भी यात्री निवास हैं, इन सभी में सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है। जहां तक नेशनल हाईवे की बात करें, इसमें सीसीटीवी कवरेज दिया गया है और फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम ये डिप्लॉयड है। कितनी एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट आपने फोर्सेस की हुई है सर? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस की अपनी तैनाती के अलावा तकरीबन 183 कंपनियों की डिप्लॉयमेंट हम लोगों ने की है। अमरनाथ यात्रा भले ही जुलाई के महीने में शुरू होती है, लेकिन इसकी प्रक्रिया अप्रैल से ही जारी रहती है।
श्रद्धालुओं को इस यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही जरूरी है ताकि उनकी सुरक्षा के खास इंतजाम किए जा सकें। और हिंदी विवाद को लेकर उद्धव ठाकरे का ताजा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि चुप नहीं बैठेंगे, हिंदी लागू नहीं होने देंगे। हर राज्य की अपनी एक भाषा है, मराठी भाषा का महत्व कम नहीं होने देंगे, ये कहा है उद्धव ठाकरे। मध्ये पुन्हा एकदा सांगतो, देशामध्ये संघ राज्य पद्धती आहे। मणिपूरची सुद्धा एक भाषा आहे, आसामची एक भाषा आहे, बंगालची एक भाषा आहे। मग एवढ्या सगळ्या भाषा असताना त्रिसूत्रीच का? त्रिभाषा सूत्री का? मग 20 भाषा सूत्री ठेवा, 25 भाषा सूत्री ठेवा। मग कोणतं सूत्र तुम्ही कशासाठी काढताय? सगळं चाललंय, कोणाचं कोणा वाचून अडत नाहीये, सक्ती वाचून अडत नाहीये, तर तुम्ही ही जबरदस्ती का करताय? देशात एक सूत्रपणा यावा आणि विद्यार्थी आपले मागे पडू नये, म्हणजेच एकाधिकारशाही पाहिजे। जे नड्डा बोलले होते एक पक्ष राहणार, तेच कारण आहे। म्हणजे वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन हे, तर आता जाऊ दे, बस झालं। और इसी विवाद पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे का बयान भी आया है। महाराष्ट्र में हिंदी को क्यों थोपा जा रहा है, ये कह रहे राज ठाकरे। मराठी को खत्म करने की साजिश का आरोप लगाया राज ठाकरे ने। 5 जुलाई को मराठी अस्मिता मार्च निकालेंगे, राज ठाकरे ने यह बयान दिया है। और यूपी के प्रयागराज में पार्किंग को लेकर एक महिला और उसके साथी ने बीच सड़क एक बाइक सवार की जमकर पिटाई कर दी। मामले का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। जबरदस्ती सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा ये वीडियो यूपी के प्रयागराज का बताया जा रहा है, जहां गुरुवार शाम यमुनानगर के जारी बाजार में एक बाइक सवार को महिला और उसके साथी ने जमकर पीटा। SDDDDHK पर बाइक हटाने को लेकर ये विवाद इस कदर बढ़ा कि आग बबूला महिला ने बाइक सवार पर थप्पड़ों की बारिश कर दी। एक के बाद महिला ने पीड़ित शख्स को कई थप्पड़ जड़ दिए। यहाँ पे मार रहे हैं। इससे से भी मन नहीं भरा तो महिला के साथी ने बीच सड़क पीड़ित पर पिस्टल तान दी और उसे गंभीर परिणाम की धमकी भी दी। सड़क पर यह हाई वोल्टेज ड्रामा कार पार्क करने को लेकर शुरू हुआ और काफी देर तक यूं ही चलता रहा। मामले की भनक पुलिस को तब लगी जब एक राहगीर के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वायरल हो गया। पुलिस ने फिलहाल वीडियो की जांच और आरोपी कार चालकों की पहचान के बाद सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। जबरदस्ती यहाँ पे मार रहे हैं, जबरदस्ती ये पिस्टल निकाला, पिस्टल। और महाराष्ट्र के पालघर में वाडवड़ बंदरगाह परियोजना का गांव वालों ने विरोध शुरू कर दिया है। पुलिस से कहा सुनी के बाद गांव वाले समंदर में उतर गए। समंदर में प्रदर्शन की ये तस्वीर महाराष्ट्र के पालघर की है। वीडियो में देख सकते हैं कि लोग छाती भर पानी में उतरे हैं, ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। बावजूद इसके लोग समंदर की लहरों के बीच टिके हैं। पुलिस लोगों को समझा रही है कि समंदर में इस तरह प्रदर्शन करना ठीक नहीं है, यहाँ से निकल जाएं। इस बीच देखिए, समंदर की लहरें भी जैसे कह रही हैं कि यहाँ से बाहर निकल जाओ, लेकिन लोग निकलने को तैयार नहीं है। अब आपको बताते हैं कि आखिर समंदर में प्रदर्शन करने की नौबत क्यों आई। मामला पालघर के वाडवड़ बंदरगाह परियोजना का है। परियोजना के लिए जमीन का ड्रोन सर्वे करने पहुंचे अधिकारियों का गांव वालों ने विरोध किया। लोगों ने प्रोजेक्ट रद्द करो, समुद्र हमारा है और हमारे गांव को बर्बाद मत करो जैसे नारे लगाए। लोग पुनर्वास और मुआवजे की गारंटी की मांग कर रहे हैं। खासकर मछुआरों को इस बात का डर है कि परियोजना से उनके रोजगार पर संकट खड़ा हो सकता है। पुलिस ने लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांव वाले मानने को तैयार नहीं हुए। झड़प की भी नौबत आ गई। इसके बाद बड़ी संख्या में लोग समंदर में उतर गए। इनमें काफी संख्या में महिलाएं भी थीं। और अगर आप दोपहिया और चार पहिया वाहनों के मालिक हैं, दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाते हैं, तो ये खबर आपके लिए बेहद अहम है। दिल्ली समेत कई राज्यों में 1 जुलाई से पेट्रोल डीजल के लिए प्रदूषण के नियमों का पालन नहीं करने वाली गाड़ियों को पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली एनसीआर में गाड़ियों के प्रदूषण को कम करने को लेकर परिवहन विभाग ने बड़ी पहल की है। प्रदूषण के मानकों को पूरा नहीं करने वाली गाड़ियों को अब पेट्रोल और डीजल नहीं मिलेगा। दिल्ली में ही सिर्फ तकरीबन 62 लाख ऐसी गाड़ियां हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स जिनको आमतौर से डीरजिस्टर कर दिया गया है, मगर वो अभी भी रोड्स पे प्लाई कर रही हैं। ऐसी स्थिति में जानते हुए भी अगर कोई आएगा
पेट्रोल स्टेशन पे, तो उसको एक तो फ्यूल नहीं दिया जाएगा, वो पेट्रोल और डीजल की उस व्हीकल को ईंधन नहीं मिलेगा, और वहीं से वो इम्पाउंड होके पिट में ले जाई जाएगी, जहाँ पे वो स्क्रैपिंग और बाकी प्रक्रिया उसके साथ होगी। इसीलिए हमारी लोगों से गुजारिश है कि अगर आपकी व्हीकल एंड ऑफ लाइफ हो गई है तो उसको एंड ऑफ लाइफ व्हीकल रूल्स के हिसाब से ऑलरेडी स्क्रैप कराएं, उसके एनओसी लेके उसको बाहर लेके जाएं। इसके साथ ही 1 नवंबर 2025 से गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और सोनीपत में और 1 अप्रैल 2026 से बाकी एनसीआर में मानकों का पालन नहीं करने वाली गाड़ियों को पेट्रोल नहीं मिलेगा। और देश में घरेलू हवाई यात्रा करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। अप्रैल के मुकाबले मई में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या करीब 2% बढ़ी है। ये रिपोर्ट देखिए। देश के सिविल एविएशन सेक्टर में ग्रोथ जारी है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और हवाई सेवा के विस्तार के चलते डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक में उछाल आया है। डीजीसीए यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के मुताबिक मई 2025 में घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या में मई 2024 के मुकाबले 1.89% की बढ़ोतरी हुई है। मई में 1,40,56,000 लोगों ने घरेलू उड़ान भरी। घरेलू यात्रियों की संख्या 137.96 लाख थी। मई 2025 में इंडिगो से 93.9 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की, जबकि एयर इंडिया से 26.5% यानी 37.33 लाख यात्रियों ने हवाई यात्रा की। मई 2025 में अकासा एयर से 7,48,000 और स्पाइस जेट से 3,40,000 लोगों ने हवाई यात्रा की। समय से चलने वाली एयरलाइंस में सबसे पहला नाम इंडिगो का रहा, जिसका ओटीपी यानी ऑन टाइम परफॉर्मेंस 84% रहा। दूसरे नंबर पर एयर इंडिया रहा, जिसका ओटीपी 97.7% रहा।